नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। चिराग पासवान की बात करेंगे और आज हमारे साथ हैं रंजीत झा। चिराग पासवान ने द हिंदू को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में बहुत कुछ बातें हुई और अब उसकी वजह से बिहार की सियासत में एक नया मोड़ आ गया है। चर्चाओं का बाजार गर्म है। चिराग पासवान ने जो भी बातें कही हैं उसके बारे में आपको रंजीत सर बताएंगे। तो सर, शुरुआत कीजिए कि क्या कुछ आगे होने वाला है और बिहार की सियासत अब किस ओर मोड़ लेने वाली है। रिया, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं अपने दर्शकों को कि चिराग पासवान का मामला इन दिनों बिहार में बेहद गर्म है। आप लोग लगातार टीवी चैनलों पर, हमारे चैनलों पर, हर जगह यह सुर्खियां देख ही रहे होंगे कि चिराग पासवान कैसे रिएक्शंस दे रहे हैं। द हिंदू देश का एक प्रतिष्ठित अखबार है और वहां पर कोई बातें छपती हैं तो वह राष्ट्रीय मुद्दा तक बन जाती है। बड़े बड़े टीवी चैनलों पर लोजपा के प्रवक्ता या उनके अधिकारी आकर के बयान दे रहे हैं कि चिराग पासवान ने यह क्या कह दिया। दरअसल जानकारी संक्षेप में आपको दे देते हैं कि उन्होंने खुल करके यह कह दिया कि बीजेपी के कहने पर ही उन्होंने बिहार की सियासत में वह गेम प्लान तैयार किया था कि कैसे नीतीश कुमार को कमजोर किया जाए विधानसभा चुनाव की। बिल्कुल, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान तो उन्होंने जो यह फैसला लिया, उस फैसले का असर आप सबने देखा कि नीतीश कुमार की पार्टी कमजोर तो हो गई। 44 सीटों पर आकर के सिमटने वाली यह पार्टी पहले कभी सत्ता में बोलबाला हुआ करता था, अभी वह दबाव के मुख्यमंत्री कहे जाते हैं बिहार में। चिराग पासवान ने यह भी जानकारी दी कि वह चाहते थे कि 15 सीटों पर जो उन्हें ऑफर दिया गया ये स्वीकार तो करते ही नहीं। उन्होंने कहा 50 सीटें मिलती तो हम साथ में चुनाव लड़ते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने कहा बीजेपी की बातों में आकर के हमने फैसले लिए। फैसले जब लिए तो एक चेतावनी उन्होंने यह भी दी है कि अगर ये सोच लीजिए कि आज बीजेपी हमारा साथ नहीं दे रही है, हमारा ही घर टूट रहा है, हमें साथ नहीं मिल रहा है, ऐसे में वह ये बताते हैं कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ते तो शायद बीजेपी भी आज इस स्थिति में नहीं रहती। साफ साफ एक चेतावनी। और इसी के बाद सियासी घमासान शुरू हुआ, सबकी तरफ से कुछ बातें आ गई और फिर इसमें एक नया मोड़ जो हमें दिखाई दे रहा है, सूत्रों के हिसाब से हमारे पास जानकारी आ रही है, वो भी मैं बताता हूँ। थोड़ा सा इसमें और हम लोग थोड़ा जोड़ देते हैं बातों को। इस पे इनके कई प्रवक्ता बयान दे रहे हैं कि चिराग पासवान इस पे और स्पष्टीकरण देंगे कि वो कहना क्या चाह रहे थे, क्या वो बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। बेसिकली कुछ क्लियरली नहीं बोल, हाँ, गोल गोल घूम रहा है। लेकिन अगर बीजेपी का साथ छोड़ने की नौबत इसलिए भी आ रही है क्योंकि चिराग पासवान को जब उनकी जरूरत है तो कोई साथ देने नहीं आ रहा है, उलट हमला हो रही है। उसी तरह उन्होंने एक जो बात कही कि जब हनुमान परेशानी में है तो फिर राम अभी क्या कर रहे हैं। हनुमान का वध हो रहा है तो राम कहाँ है? राम मदद करने क्यों नहीं आ रहे हैं? तो जरा सोचिए रिया कि अगर इस सियासत के घटनाक्रम के कड़ियों को जोड़ें तो इससे यह स्पष्ट होता है जेडीयू से तो पहले से ही लोजपा के 36 के आंकड़े हो चुके हैं, अब बीजेपी से भी हो रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि बीजेपी इस वक्त मुश्किल वक्त में मेरी मदद नहीं कर रही है। अगर मदद करना ही होता तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला एक झटके में पशुपति पारस को संसदीय दल का नेता नहीं चुन लिए होते। इसके पीछे मजबूरी है बीजेपी की भी कि बीजेपी मदद क्यों नहीं कर रही है। दरअसल हुआ क्या है, एक तो केंद्र में कई सहयोगी उनके साथ छोड़ करके चले गए हैं, चाहे शिवसेना की बात कर लें या फिर शिरोमणि अकाली दल की बात कर लें, इन लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया। अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है कि बीजेपी और जेडीयू बिहार में अलायंस में तो है, भले ही नीतीश कुमार कमजोर हैं, लेकिन नीतीश कुमार का साथ जरूरी है। नीतीश कुमार का साथ छूटेगा तो सत्ता से यहां भी बाहर हो जाएंगे। महाराष्ट्र से तो बाहर है ही और कई राज्यों में अब इनको पटकनी मिल चुकी है। तो जो भगवा रंग एक वक्त पूरे देश के जो नक्शा को हम लोग देखते थे, भगवा रंग दिखता था, अब कम होता दिख रहा है। वेस्ट बंगाल में भी उन्हें पटकनी मिली, बंगाल ने उन्हें और भी ज्यादा जो है चेतने को मजबूर कर दिया है कि अब संभलने का मौका आ गया है। अकेले जो है हम चना को भार नहीं कहते, चना भार नहीं फोड़ता, वो स्थिति वाली बात है। तो बीजेपी अब यह सोच रही है कि अभी नीतीश कुमार का हम साथ छोड़ देंगे तो बिहार की सत्ता में हम फिर से अलग थलग पड़ जाएंगे। एक पकड़ अगर यहाँ पर है, यह पकड़ बनी रहनी चाहिए, जिस कारण से वह चिराग पासवान का साथ देने से बच रहे हैं। अब देखिए कि अगर चिराग पासवान यह पोजीशन ले लेते हैं कि हमें बीजेपी के भी साथ नहीं रहना है, जेडीयू के साथ भी नहीं रहना है, तो तीसरा विकल्प क्या है? राजद, राष्ट्रीय जनता दल। और इसके लिए मुझे लगता है कि एक जमीन जो है वो तैयार की जा रही है। वो जमीन इस कदर बन रही है कि अभी 28 तारीख को तेजस्वी यादव विधायकों के साथ बैठक करेंगे
और उस बैठक के बाद 5 जुलाई के लिए कार्यक्रम की तैयारी हो रही है। राजद का स्थापना दिवस है, उसमें सबसे बड़ी जानकारी यह आई है कि राजद सबसे पहले रामविलास पासवान की जयंती मनाएगा, उसके बाद ही स्थापना दिवस समारोह मनाया जाएगा। और उससे भी बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव अब बाहर हैं। लालू प्रसाद यादव इस बैठक को मॉनिटर करेंगे और संबोधित भी करेंगे, वर्चुअली ही करेंगे लेकिन करेंगे। अब ये समझिए कि ये कितना बड़ा एक तुक कहा जाए या एक चाल कही जाए। जब तेजस्वी यादव दिल्ली से 2.5 महीने बाद लौटते हैं तो उनके यादों में चिराग पासवान ही है। उन्होंने बयान भी दिया, चिराग पासवान के साथ हैं हम। चिराग पासवान की जो दुख की घड़ी है और जो भी कुछ हुआ है वो सही नहीं हुआ, सही निर्णय लेने को तब भी उन्होंने उस बयान, मतलब जब वो मीडिया से मुखातिब हो रहे थे उस समय कहा कि उन्हें सही निर्णय लेना चाहिए, विश्वसनीय लोगों के साथ जाना चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने क्या ये वो इशारे हैं? हाँ, इशारे ही कहे जाएंगे रिया, क्योंकि जो इन्होंने एक सेंटेंस कहा था तेजस्वी यादव ने कि चिराग पासवान को, हमारे भाई जैसे हैं, चिराग पासवान को यह तय करना है कि वो बंच ऑफ थॉट्स के साथ रहेंगे या फिर संविधान में जो लिखा हुआ है, जो संविधान में जो बातें हुई है उस संविधान के साथ खड़े होंगे। मतलब तेजस्वी यादव का कहना है कि जो विपक्ष है वो संविधान के साथ खड़ा है, लेकिन अभी जो जहां वो खड़े हैं बंच ऑफ थॉट्स है, वो कई लोगों का संग्रह है। हालांकि ये सियासत है, सबकी अपनी विचारधारा होती है और विचारधारा के हिसाब से लोग स्विच करते रहते हैं। तो चिराग पासवान के पास करना क्या है, उनके पास रास्ते क्या है? अगर वह महागठबंधन का दामन थाम लेते हैं तो सियासी भविष्य कैसा होगा? एक और बात मैं इस बीच कहना चाहूंगी, चिराग पासवान ने जब पिछले साल विधानसभा चुनाव हुआ था, रिजल्ट्स आए थे और मैं भी उस पीसी में मौजूद थी। मैंने ही उनसे ये सवाल पूछा था कि क्या आप फ्यूचर में राजद के साथ जा सकते हैं। उस वक्त उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया था क्योंकि उन्हें लगा बीजेपी उनका साथ देते रहेगी, लेकिन अब चूंकि बीजेपी साथ नहीं दे रही है तो शायद वो रास्ता चूज कर लें। ये चीजें मैंने उनसे पूछी थी क्लियरली, तो उन्होंने ऐसे ही जवाब दिया था कि कोई सवाल ही नहीं उठता कि मैं उनके साथ जाऊंगा क्योंकि वो हमारे विपक्ष में। ये सियासत है रिया, इसमें लोग ऐसे ही बोलते हैं क्योंकि जब आपको गठबंधन धर्म का पालन करना होता है तो आप एकदम बेरोक टोक जवाब दे देते हैं कि हमें कहीं और नहीं जाना। लेकिन आप इस परिदृश्य को समझिए कि कैसे पूरा ये जो घटनाक्रम तैयार हो रहा है, जो सियासी जो जाल कहते हैं ना, जाल बिछाया जा रहा है कि कैसे घेरना है। चिराग के पास अब विकल्प उधर दिखता नहीं है एनडीए में, और वो उनके पास जो है 25 लाख वोट शेयर है बिहार के सियासत में। 6% वोट अभी भी उनके कब्जे में है बिहार का। वो 6% वोट जो है किंग मेकर बना सकता है। तो किसको चाहेंगे सत्ता में बिठा देंगे अपने पिता की तरह। तो जरा हम महागठबंधन में उनके भविष्य की चर्चा करेंगे, इससे पहले थोड़े इतिहास की चर्चा करते हैं रिया, कि ये इनके पिता रामविलास पासवान ही एक ऐसे चेहरे थे जिनके एक फैसले ने, वो फैसला सही था या गलत था, किसी के लिए सही था, किसी के लिए गलत था। तो अगर ऐसा था तो उनके उस फैसले ने नीतीश कुमार को सत्ता में स्थापित कर दिया, या उनके इसी फैसले ने लालू प्रसाद यादव को 15 साल से अधिक समय से सत्ता से दूर कर दिया। बीच में आए भी तो बेटे डिप्टी सीएम बन करके आए। लेकिन पूरी परिस्थिति जो है उस वक्त 2005 से ही तय हुई थी। नीतीश कुमार की हम बात करते हैं कि साल 2000 में भी जब सरकार बन रही थी तो 7 दिनों का मौका मिला था इनको, बाद में ये बहुमत साबित नहीं कर पाए, सरकार इनकी गिर गई थी। लेकिन लालू यादव अपनी पत्नी को सत्ता में बनाए रखने में सफल रहे थे। 2005 में भी जब पहली बार विधानसभा जो है उस वक्त, क्योंकि 2005 में 2 बार चुनाव हुआ था विधानसभा का, उस वक्त चुनाव हुआ तो रामविलास पासवान जो है 29 विधानसभा सीट लेकर के जीत करके आए थे। 29 विधायक उनके पास थे और वो ताला चाबी का जाता लेके घूम रहे थे। बाद में लोग कहा कि ताला चाबी चोरी हो गया। तो उस वक्त रामविलास पासवान के 29 विधायक जब जिसको चाहते रामविलास पासवान या तो खुद सीएम बन जाते, या उन्होंने जो मांग रखी थी उस मांग को अगर मान ली जाती तो फिर पूरा परिदृश्य कुछ और होता। नीतीश कुमार शायद अब इस तरह से स्थापित आपको नहीं दिखते, लेकिन इनके इस फैसले ने लालू यादव को भी एक्सपोज किया। इन्होंने क्या किया कि कह दिया कि हमें मुस्लिम कैंडिडेट चाहिए सीएम के रूप में, मुख्यमंत्री बनेंगे तो कोई मुस्लिम चेहरा ही बनना चाहिए। इसके लिए एनडीए की ओर से अगर हम कहें नीतीश कुमार भी तैयार नहीं थे, और लालू यादव के साथ मजबूरी थी कि उनके फैमिली है, उनको परिवार के साथ चलना था, परिवार को आगे बढ़ाना था, तो वो कैसे करते। तो इससे नीतीश कुमार के पास तो दोबारा मौका मिल गया। 2005 में जब वापसी किए तो अच्छे खासे तरीके से वापसी कर गए थे, लेकिन लालू यादव को रामविलास पासवान ने जाते जाते एक्सपोज कर दिया। क्योंकि मुस्लिम यादव जो समीकरण होता है इसके लिए जाने जाते रहे, MY समीकरण के लिए।
अब MY समीकरण के अगर मानते हैं तो जब मुस्लिम की बारी आई, बिहार में मुस्लिम अधिक है यादव की तुलना में। ऐसे कुछ आंकड़े कहते हैं कि 16-17% वाला मामला है, 16% जो है यादव है, 17% मुस्लिम है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 14% यादव है, 17% मुसलमान है। कहीं 3% का मार्जिन है तो कोई 1% का मार्जिन कहता है। लेकिन बावजूद इसके जब टिकट देने की बारी आती है रिया, तो मुस्लिम को की भागीदारी जो है कम दिखाई पड़ती है। तो रामविलास पासवान ने एक बड़ा कार्ड खेला था, लालू प्रसाद यादव उसमें फंस गए। उनके नतीजा क्या हुआ कि मुस्लिम कैंडिडेट देने से मना किए और MY समीकरण की भी बात कर रहे थे। तो इससे यह एक्सपोज हो गया कि लालू यादव शायद मुस्लिम विरोधी हैं। नतीजा क्या हुआ कि जब 2005 में दोबारा विधानसभा के चुनाव हुए तो उस वक्त बहुत सारा मुस्लिम वोट बैंक सेंध लग गया और वो नीतीश कुमार के पक्ष में चला गया। उसके बाद से नीतीश कुमार सोशल इंजीनियर के रूप में जो है सामने आए, आरक्षण दे करके, कैटेगरी बांट करके, कई तरीकों से उन्होंने इस पर कब्जा जमाया, जो बहुत लंबे समय से यह अभी सफल है, इसमें हिट दिख रहा है। लेकिन जब 2020 में अगर आप आते हैं, जब यहाँ के विधानसभा चुनाव की जब बात हो जाती है, तो इस वक्त देखेंगे कि नीतीश कुमार को किसी मुस्लिम कैंडिडेट ने वोट नहीं दिया, जीते ही नहीं। कोई कैंडिडेट उन्होंने खड़े किए थे जितने भी, कोई नहीं जीत करके आया। लेकिन वहीं राजद के 8 कैंडिडेट जीत करके आए मुसलमान के। तो मुसलमान की आस्था अभी भी लालू प्रसाद यादव में है और यादवों की भी आस्था उतनी ही है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि MY समीकरण जो है वो बना रहेगा, प्लस अभी जो चिराग पासवान प्लस अगर आ जाते हैं, पासवान समीकरण जो दलित का वोट है, हाँ, तो वो भी इनके तरफ आ जाएगा। तो अगर साथ में ये दोनों आ जाते हैं, राजद और लोजपा, तो उनकी सरकार बिहार में अगले चुनाव में बन सकती है, विधानसभा चुनाव। अगर देखिए अभी तेजस्वी यादव हो चाहे चिराग पासवान हो, अभी बीच की तैयारी नहीं करेंगे। राजनीति में हमेशा दूर की तैयारी होती है। और दूर की तैयारी ये है कि या तो आप सरकार गिराने बचाने की कवायद में लग जाए, या नहीं तो 2024 या 2025 की तैयारी करें। हाँ। 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी करें। और उस वक्त जब आए तो उतनी मजबूती से आए कि आपको कोई हिला ना सके। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर महागठबंधन में चिराग पासवान शामिल हो जाएंगे तो फिर वह परिदृश्य कैसा होगा, वह स्थिति कैसी होगी? वही मैं पूछना चाह रही थी कि अगर वो आ जाते हैं तो दोनों ही यंग कैंडिडेट्स हैं, दोनों को ही सीएम बनने की लालच होगी। रामविलास पासवान भी चाहते थे कि मेरा बेटा सीएम बने, और लालू यादव भी चाहते हैं कि उनका बेटा सीएम बने, और प्लस तेजस्वी यादव ऑलरेडी पहले डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, तो अब वो चाहेंगे कि वो सीएम ही बने। तो अगर ये दोनों आ जाते हैं साथ में और इनकी सरकार मान लीजिए बन जाती है, तो सीएम कौन होगा? सवाल बहुत अच्छा है रिया, लेकिन इसमें जरा गौर कीजिए। आपने ही कहा कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रह चुके हैं, मतलब अनुभव है। हाँ। अब वह सत्ता को कैसे चलाना है समझ सकते हैं। चिराग पासवान पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, MP रहे हैं, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक मंत्रिमंडल में शामिल होकर के काम करने का अनुभव वो बस सीख पाए हैं अपने पिता से, लेकिन प्रैक्टिकली खुद उनका कोई अनुभव नहीं है। तो ऐसे में उनके पास मौका है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र की राजनीति करें। दिल्ली में अगर हम देखें तो दिल्ली में अभी लोजपा पूरी तरह से टूट चुकी है। जिस हिसाब से उनके परिवार में बगावत देखने को हम लोगों को मिला है, उससे चाचा अलग हो गए। चाचा से उम्मीदें थी, एक चाचा पहले ही निधन हो चुका है, रामविलास पासवान खुद नहीं रहे। तो इसके बाद बचता क्या है? अगर चिराग पासवान अपना दिल्ली में पकड़ कमजोर कर देंगे, क्योंकि केंद्र में पकड़ रहेगी तभी क्षेत्र में भी वो जो है क्षेत्रीय पार्टियों में या बिहार में आकर के रीजनल पकड़ मजबूत कर पाएंगे। तो वहां से एक संबंध प्रगाढ़ करना होगा, तो केंद्र की राजनीति करनी होगी। और एक चीज देखिए, चिराग पासवान हमेशा अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं। कैसे? आपको जब 2005 की मैं याद दिला रहा था, उस वक्त राजद, कांग्रेस और लोजपा सब साथ में थे। यूपीए जो वहां की सरकार थी दिल्ली में, केंद्र की सरकार जो थी, वो सब साथ में थे। ठीक है, ये रेल मंत्री सब कुछ इनको मिला हुआ था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन हुआ क्या, जब बिहार विधानसभा चुनाव की बात आई तो रामविलास पासवान ने कह दिया कि हम राजद के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन समझाया गया गठबंधन में लड़िए, लेकिन फिर भी नहीं माने। तो इन लोगों ने क्या किया, अपनी अपनी निष्ठा कांग्रेस के साथ दिखाई। कांग्रेस के जहां जहां कैंडिडेट थे वहां ना तो लोजपा के कोई कैंडिडेट खड़े हुए, न राजद के, लेकिन राजद और लोजपा के आपस में कैंडिडेट खड़े हो गए। और लालू यादव ने इनको हल्के में ले लिया था। रामविलास पासवान क्या कर लेंगे, MY समीकरण तो मेरा है, जैसे नीतीश कुमार ने चिराग को हल्के में लिया था। हाँ, क्योंकि कोई 15 सालों से शासन कर रहा है तो उन्हें लगता है सेम चिराग पासवान भी वही किए। उन्हें नीतीश कुमार को लगा कि लोजपा हमारा कुछ नहीं कर सकती है, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो नतीजा यह हुआ कि सिमट गए, वो घटते गए वो नीचे आ गए।
हाँ। इसके बाद क्या हुआ कि जब वही चीज रामविलास पासवान ने किया, लालू यादव के हनक को तोड़ दिया उन्होंने 29 सीट ला करके दिखा दिया कि हम आपके तिलिस्म को तोड़ सकते हैं। और तोड़ करके उन्होंने इतना डैमेज किया कि आज तक लालू यादव सत्ता में आने के लिए तरसते रहे। ये पूरी स्थिति जो है वो वैसी बन गई। तो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को उसी कदर जो है कमजोर कर दिया। कमजोर करने का नतीजा यह हुआ है कि अब आने वाले 2025 में जब बिहार विधानसभा चुनाव होगा तो नीतीश कुमार तो शायद सत्ता में दिखेंगे नहीं। ये शायद उनका आखिरी ही चुनाव हो, जो भी है मुख्यमंत्री बने हुए हैं, चाहे दबाव के ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो यही होगा रिया जो सवाल था कि तेजस्वी क्या करेंगे, चिराग क्या करेंगे। सीएम तेजस्वी ही बनेंगे। चिराग अपने पार्टी से मंत्रिमंडल में अच्छी खासी जगह ले लेंगे अगर ये मिल जाते हैं तो, क्योंकि 6% वोट जो जुड़ेगा, 37% वोट शेयर अभी है महागठबंधन का, 6% जो जुड़ेगा तो 43% हो जाएगा। तो 43% वोट शेयर के साथ कोई भी सरकार बिहार में बनाने के लिए तैयार हो सकता है। तो वो 43% काम करेगा, चिराग पासवान का रुतबा बढ़ेगा। और मैंने एक दिन और अपने ही चर्चा में यही कहा था कि चिराग पासवान तभी निखरेंगे जब वो विपक्ष की राजनीति करेंगे। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव जब तक डिप्टी सीएम बने रहे तब तक सीएम नीतीश कुमार के स्टेपनी ही कहे गए, लेकिन वह जो है खुल के नहीं आए। जैसे ही सरकार गिरी महागठबंधन की 2017 में और उसके बाद अब विधानसभा में तेजस्वी यादव का वो भाषण सुनिए, उस दिन से तमाम बड़े अखबारों ने खुल के लिखा था कि असली नेता आ गया। ये बिल्कुल लालू यादव की छवि दिख रही है। जिस हिसाब से उन्होंने नीतीश कुमार को घेरा, सदन के भीतर बाहर जिस हिसाब से बोलना शुरू किया, किस तरह वो निखर के सामने आए, वो हर कोई देख रहा है। कि मजबूत विपक्ष कहा जाता है राजद को, है भी सबसे बड़ी पार्टी है और नेता प्रतिपक्ष के रूप में खुद को तेजस्वी यादव ने स्थापित भी किया। तो इससे आप यह समझ सकते हैं कि वही हाल इस वक्त चिराग पासवान को करना होगा। चिराग पासवान को अपनी राजनीति जो है वो बड़ी करनी होगी, दायरा बड़ा करना होगा। वो स्टेपनी बनकर चलेंगे तो जो है फिसलते चले जाएंगे। विपक्ष की राजनीति खुल के करे, मजबूती से करे, तभी जाकर के जो है उनकी स्थिति मजबूत होगी। और आने वाले समय में अगर सत्ता मिलती है तो वो केंद्र में अच्छी खासी राजनीति करेंगे और बिहार के सियासत में उनके पार्टी से डिप्टी सीएम होगा, कई मंत्री होंगे और पार्टी जो है मजबूत दिखेगी। बिल्कुल। तो ये था हमारा समीकरण आने वाले दिनों को लेकर, यानी कि शायद जो भी राजद करने वाला है, यानी कि राजद ने यह ऐलान किया है कि 5 जुलाई को सबसे पहले रामविलास पासवान जी की जयंती मनाई जाएगी उनके द्वारा, उसके बाद उनका स्थापना दिवस समारोह किया जाएगा। तो यह कुछ इशारों में बातें हो रही है, जो हमें लगा हमने आपको बताया और तमाम सूत्रों की जानकारी के हिसाब से भी यह जानकारी हमने आपको साझा की। तो फिलहाल आज हमारे तरफ से इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।